नमस्कार। स्वराज आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसके पहले के लेक्चर सीरीज में मैंने छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, उनकी जो प्रारंभिक परीक्षा है, उस प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित विषयों की तैयारी किस प्रकार से करें या उनकी रणनीति किस प्रकार का हो, उस रणनीति पर जो है इसके पहले के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया। उसी लेक्चर की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज भारत के संविधान और संविधान राज्यव्यवस्था से संबंधित जो राज्य से संबंधित जो प्रावधान है, या फिर यह कहें कि जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा में जो छत्तीसगढ़ की राज्यव्यवस्था और प्रशासन से संबंधित जो विषय है, जिनमें जो विषय है छत्तीसगढ़ की राज्यव्यवस्था एवं प्रशासनिक ढांचा और स्थानीय निकाय, तो ये हमारे पास में एक विषय है। एक विषय के रूप में जो है जो आयोग ने हमारे सामने रखा है वह छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा और स्थानीय निकाय, जिनमें पंचायती राज और नगर पंचायतें होती है। तो इसकी तैयारी किस प्रकार से किया जाए, इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, या फिर इस प्रशासनिक ढांचा को समझा किस तरह से जाए, कौन कौन से उसके मेजर कंपोनेंट होते हैं, प्रश्न पुराने समय में किस प्रकार से पूछे गए हैं, यही सब बातों को समझते हुए जो है हम इसकी तैयारी अच्छी प्रकार से कैसे कर सकते हैं, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के माध्यम से। सबसे पहले जो है मैं इस लेक्चर का जो है आज का एजेंडा मैं डिस्कस कर दे रहा हूं कि इस लेक्चर का जो एजेंडा होगा, हमारा मुख्य एजेंडा क्या है हमारा, कि छत्तीसगढ़ का जो प्रारंभिक परीक्षा में जो है जो प्रशासनिक ढांचा और स्थानीय निकाय की तैयारी हम किस प्रकार से करें, ये हमारा मुख्य एजेंडा है। इसके अंतर्गत जो है हम पहले तो ये समझेंगे इसके छोटे सेगमेंट में कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए निर्धारित जो पाठ्यक्रम है, इस जो पाठ्यक्रम है छत्तीसगढ़ प्रशासनिक ढांचा और स्थानीय निकाय, इसके अंदर कंपोनेंट क्या है, मतलब सामान्य कंपोनेंट इन जनरल क्या है। उसके बाद फिर भी डिस्कस करेंगे इसमें कि इसमें जो मुख्य कंपोनेंट क्या है और सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है, मतलब इसमें प्रशासनिक ढांचे में कौन कौन से विषय सम्मिलित होते हैं, कौन कौन से खंड सम्मिलित होते हैं, या फिर इसमें से जो है ज्यादा महत्वपूर्ण जो हमारे एग्जाम के लिए हो सकते हैं, हम उन खंडों की पहचान भी करेंगे। उसके साथ साथ यहां भी है कि इसमें अब तक जो विगत वर्ष में जो आयोग के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं, वो प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं, उनकी प्रवृत्ति किस प्रकार से रही है, या फिर क्या उसमें कुछ बदलाव है, और यदि कोई बदलाव के कर तत्व नजर आ रहे हैं तो उनको भी हम आगे की अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए उनको हम भी समझ लेंगे। इनके बाद फिर जो है डिस्कस करेंगे कि तैयारी की चरणबद्ध रणनीति क्या हो सकती है, और फाइनली जो है डिस्कस करेंगे कि इस छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा और स्थानीय निकाय की तैयारी हम किन स्रोतों से करें, विषय सामग्री क्या हो जिनको पढ़ करके हमें इस विषय को तैयार कर लेना है। तो यही हमारा आज का जो है मुख्य एजेंडा है। अब इसमें जो है जो पहले सेगमेंट जिस पर मैं डिस्कस कर रहा हूं वह है एजेंडा का, वह है कि जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आयोग ने हमारे समक्ष जो है ये पाठ्यक्रम रख रखा है, और ये जो पाठ्यक्रम है इस पाठ्यक्रम में 3 सेगमेंट है। इन जनरल अगर देखा जाए तो 3 बातें कह रहा है ये। पहली बात क्या है कि छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़, पहली बात तो यही है। तो हमें ये समझना है सबसे पहले कि छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा आखिर है कैसे, या फिर उसमें किस तरह के कंपोनेंट या फिर जो है वो शामिल होते हैं। तो इन जनरल जो है आपको बहुत मोटी मोटी बातें जो अभी मैं बता दूं वहां यहां की कि छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आप छत्तीसगढ़ की जब बात करेंगे तो उसमें 3 स्तर की जो है प्रशासनिक ढांचा हमें देखने को मिलता है, और यह कह सकते हैं कि ऐसा ही होता है। राज्य स्तर की प्रशासन, जिला स्तर की प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। कहने का मतलब यह हुआ कि छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा में 3 स्तर की जो है ढांचा है हमारे पास में अवेलेबल है। ये नंबर 1 राज्य स्तर के जो है प्रशासन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जिनको हम कहते हैं, दूसरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हम कहते हैं, और तीसरा लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ये तो मुख्य हमारे पास में जो प्रशासन ये 3 हुए। मतलब छत्तीसगढ़ की प्रशासन में ये तीनों सेगमेंट हमें अध्ययन करने की आवश्यकता होती है।
सबसे पहली बात तो यही है। तो स्वाभाविक है प्रश्न जो है हमारे इस राज्य स्तर के प्रशासन से पूछे जा सकते हैं, जिले स्तर के प्रशासन से पूछे जा सकते हैं और स्थानीय प्रशासन, जिनमें आप जानते हैं कि पंचायतें हैं और ग्राम पंचायतें हैं और नगर पालिकाएं, तीनों स्तर के ये। मगर दृष्टिकोण क्या होगा हमारा? प्रशासनिक। हमें जो है प्रशासनिक अवयव को अध्ययन करना है, ना कि उनके राजनीतिक। अब दूसरा जो मुख्य जो खंड है, जो पाठ्यक्रम का जो हिस्सा है, मेजर जो हिस्सा है, वहां जैसे बताया मैंने, एक तो प्रशासनिक ढांचे की बात कर दिया मैंने। अब दूसरा क्या है इसमें? छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय, लोकल गवर्नेंस ऑफ छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, जिनमें जानते हैं स्थानीय निकाय, हालांकि इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान तो आप स्वाभाविक है, नो डाउट पढ़े ही होंगे, मगर हमें छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से या फिर पर्टिकुलरली कहा जाए, छत्तीसगढ़ में जो है स्थानीय निकाय की व्यवस्था किस प्रकार की है। और स्थानीय निकाय जैसे कि आप जानते हैं कि उसमें पंचायती राज व्यवस्था तो छत्तीसगढ़ में जो है 1993 से, जिस समय अविभाजित मध्य प्रदेश के हिस्सा हुआ करता था, उस समय से छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 हमारे पास हुआ करता था। उसको ही अनुकूलन करके हमने छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया और उसके बाद फिर हमने इसमें कुछ संशोधन भी किए और वर्तमान में 2019 का छत्तीसगढ़ में संशोधित पंचायती राज अधिनियम हमारे पास में लागू है। वैसे ही नगर पंचायतें, अब नगर पंचायतें से मतलब यहां हुआ कि तीनों स्तर की जो है नगरों की स्थानीय शासन की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। स्वाभाविक है यहां से प्रश्न आपके लिए पूछे जाएंगे। इसमें विधि है, कुछ संवैधानिक प्रावधान भी है, यह बातें इनमें से। उसके बाद जो है इन जनरल जो मैंने इसमें जो रख रखा है, जहां से टिपिकली जो है कई प्रश्न पूछते रहे हैं, वह है कि राज्य की शासन से संबंधित और राज्य की प्रशासन से संबंधित जो सामान्य जानकारी क्या होता है, इन जनरल बातें। मगर इन जनरल बातों में बहुत विशेष ध्यान रखना है कि संवैधानिक प्रावधान क्या है राज्य की शासन व्यवस्था और प्रशासन से, मतलब संविधान में से क्या बातें हैं जिनका संबंध जो है राज्य की शासन व्यवस्था से है, राज्य की प्रशासनिक ढांचा से है। ये मुख्य बातें हमारे पास में यही हुए। मतलब यहां हुआ कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसके 3 कंपोनेंट हो गए मेजर। छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा, दूसरा छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, तीसरा राज्य की शासन व्यवस्था, राज्य की प्रशासन से संबंधित यदि कोई संवैधानिक प्रावधान है तो संवैधानिक प्रावधान से निश्चित रूप से प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। यह हुआ हमारा पहला सेगमेंट जो प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को लेकर के था। अब हम दूसरे जो एजेंडा है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ये दूसरे एजेंडा की तरफ जो है, माफ कीजिएगा, ये दूसरे नंबर है, दूसरा एजेंडा है कि इसमें कि राज्य की शासन प्रशासन से संबंधित विगत वर्ष में प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं या फिर प्रश्नों की प्रवृत्ति किस प्रकार की रही। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक दिखाने के लिए, बताने के लिए, कि ये समझाने के लिए प्रश्न इस तरह से पूछे गए हैं। छत्तीसगढ़ की शासन व्यवस्था से या छत्तीसगढ़ की प्रशासन की जो ढांचा है उससे प्रश्न किस तरह से पूछे गए हैं। अगर यहां बातें अगर हम समझ ले, पुराने प्रश्नों का अगर मूल्यांकन करते, सही प्रकार से अगर मान लो एनालिसिस कर लिया जाए, तो स्वाभाविक है यहीं से हमें जो है एक उसका सही बहुत तार्किक विश्लेषण मिल पाएगा और हम उन खंडों की पहचान भी कर देंगे। हमें यह समझ में आ जाएगा कि इस अमुक खंड से प्रश्न पूछे गए हैं और साथ में यह भी समझ में आ जाएगा कि प्रश्न का स्तर कैसा रहा है, क्या बहुत ही विस्तृत रहा है या फिर क्या बहुत ही डेप्थ में रहा है। तो उन बातों को समझ लेना है। मुझे यहाँ पर इस प्रश्न को बहुत कोई व्याख्या करना है, ये बातें बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको बस दिखाने के लिए, समझाने के लिए, आपको संदर्भित करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न जो है समझ रहे हैं आप ये कि राज्यपाल की उनकी स्थिति को लेकर पूछ रहे हैं। राज्यपाल की जो है संवैधानिक स्थिति या फिर वास्तविक स्थिति की क्या है, ये उससे संदर्भित है। जैसे कि इसमें राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है तो बेसिक बातें जाननी चाहिए, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये इस तरह की है। क्योंकि जैसे बताया मैंने कि मैं इस क्वेश्चन पर डिस्कस नहीं करने वाला हूं, अभी मैं मेनली राजनीति पर डिस्कस कर रहा हूं। हालांकि ये पूरी चारों बातें इसमें सही है। वैसे ही एक समझ में आ चुका होगा टॉपिक कौन सा है हमारा, राज्यपाल का।
उसके बाद दूसरी क्वेश्चन ऐसे जो है मैंने एक्सप्लेन करने के लिए समझाने के लिए रख रखा है, वह है कि किसी राज्य, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य की सचिवालय अधिकारी के पदानुक्रम के संबंध में क्या सही है। मतलब ये सामान्य बातें ये है कि छत्तीसगढ़ में हो या फिर किसी भी राज्य में, इन जनरल ऐसे भी सोचे तो भी, और पर्टिकुलरली अगर छत्तीसगढ़ में सोचे तो भी, कि राज्य का जो प्रशासन है, मतलब राज्य स्तर की प्रशासन की बात कर रहा हूं मैं ये, तो राज्य प्रशासन में आप जानते हैं कि उसमें कई अलग अलग अधिकारी अलग अलग स्तर के होते हैं। मुख्य सचिव होते हैं, प्रधान सचिव होते हैं, फिर सचिव होते हैं, तो कोई अपर तो कोई लोअर, या फिर इस प्रकार का ये, तो बस उसी का बस क्रम पूछ रखा है। मगर ये डिटेली यहां मतलब यहां नहीं है कि आपको ये इसका बारे में आपको जो है विशेष ज्ञान रखना चाहिए। मंशा क्या है आयोग की कि आप क्या छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा और उसमें जो पदानुक्रम बना होता है, क्या आप उनको समझते हैं, क्या उनकी आप समझ रखते हैं। हालांकि जो है जब स्थानीय स्तर पर अब जब अपॉइंट हो रहे हैं अभी एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में, इन द सेंस एक एसडीएम के रूप में, तो उस समय जो है इनमें से कोई पद आपको जो है प्रारंभिक स्तर पे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये मोस्ट सीनियर जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनके लिए जनरली ये होते हैं ये। तो ठीक है, मगर ये बातें आपको जाननी चाहिए। तो प्रश्न क्या पूछा गया है, सचिवालय के स्तर में जो अलग अलग सचिव की जो अधिकारी है उनका सही क्रम, मतलब उनका पदानुक्रम, जिसके आप जानते हैं कि शासन की व्यवस्था कैसा है, हमारा ये ढांचा कैसा है, एक पिरामिड नुमा है, जिसमें सबसे ऊपर में सर्वोच्च प्रशासक और उसके बाद नीचे उनके अधीनस्थ अधीनस्थ अधीनस्थ, वहां से निचले स्तर के जो है प्रशासक। इस तरह से ये प्रश्न जो पूछा गया है 2021 का प्रश्न है आयोग के द्वारा ही। वैसे जो है एक और प्रश्न ले लेते हैं बस समझने के लिए कि राज्यपाल से संबंधित है, ये प्रश्न जो है यहां भी 2020 में पूछा गया है। वैसे जो है एक और प्रश्न है कि जो हमारा जो जस्टिस है, ये जिला न्यायाधीश, ठीक है, जिला न्यायाधीश जिले न्यायालय की बात कर रहे हैं, उनके बारे में पूछा गया है। मतलब ये है, इस प्रश्न की प्रवृत्ति अगर देखेंगे आप, इनमें प्रश्न प्रवृत्ति अगर देखेंगे तो पहले जो है राज्यपाल के बारे में बात किए, उसके बाद फिर मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन जो लिया वहां जो है मैंने विधायक प्रशासन से लिया, उसके बाद फिर क्वेश्चन किसका है, ये जो है विधानसभा से संबंधित हो गया, विधायिका आ गया, और उसके बाद किसके बात की हमें, न्यायपालिका से। मतलब प्रश्न का जो अगर खंड अगर देखे तो कुछ उनके जो है राज्यपाल के संबंधित संवैधानिक प्रावधान या फिर उसके मंत्रिपरिषद, वहां से प्रश्न हमारे पास बनाए जा सकते हैं। अब वो प्रश्न ये कि संवैधानिक प्रावधान से बनाए जाते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो स्थिति किस प्रकार की उसमें भी स्थिति है पदों की, यही बना जा सकते हैं। या फिर उसके बाद में बताया मैंने कि उसके राज्य प्रशासन से संबंधित, तो उसमें जो है एक तो एग्जाम्पल दे रखा मैंने इसमें से कि जो राज्य प्रशासन में, राज्य सचिवालय व्यवस्था में जो अधिकारी है उनसे प्रश्न पूछ दिया गया, तो कभी वो जिले स्तर में पूछ सकता है जिले प्रशासन के बारे में, या फिर वैसे है जो स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था है वहां से पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद डिस्कस कर लिया मैंने कि इसमें जो है विधानसभा निश्चित विधायिका हो गया, फिर न्यायपालिका, तो कमोबेश इस प्रकार से। और साथ में जो है आयोग के बारे में भी, स्वयं छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के जो है उनके बारे में पूछ रखा है उन्होंने। ये तो सभाई की क्या है, एक संवैधानिक संस्था है, तो सभाई के छत्तीसगढ़ में भी ऐसी कई संवैधानिक संस्था या कोई विधिक संस्था, उनके बारे में प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो हमें जो है राज्य की संवैधानिक संस्था और राज्य की विधिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस है वो, और जो लीगल इंस्टीट्यूशंस है वो, या फिर इन जनरल यदि कोई प्रस्ताव के द्वारा स्थापित अगर कोई संगठन है, कोई संस्था है, तो वहां भी हमारे लिए प्रश्न के स्रोत में हो सकते हैं। हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये तो जो हुआ कुछ विषय, कुछ प्रश्न जो इस प्रकार से पूछे गए हैं, ये उनके संदर्भ में। अब मुख्य बातें जो मुझे डिस्कस करना है वह है कि इस पाठ्यक्रम के जो पूरे सेगमेंट है, इस पूरे सेगमेंट को जो है हम किस किस तरह से समझें। ठीक, मुख्य बात इसमें है क्या, कि फिर कहां से जो है प्रश्न बनाए जाने की संभावनाएं बनती है, ये किन किन हमें बातों को ध्यान में रखना चाहिए इस छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचा और उसकी स्थानीय निकाय से संबंधित पूरी विषयों को तैयार करने में। राइट, तो इसके मैंने एक विस्तृत जो है एक लेखा जोखा बना रखा है और मैं आपके लिए यही प्रस्तुत किया हूं अभी इस लेक्चर के माध्यम से, ये ठीक है, जिनमें हम समझेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो राज व्यवस्था और प्रशासन, छत्तीसगढ़ की जो राज व्यवस्था और जो प्रशासन और साथ में स्थानीय निकाय,
इसको एक विषय के रूप में, क्योंकि इस तरह से जो है छत्तीसगढ़ में अभी वास्तविक स्तर में अगर देखे तो ऐसा कोई किताब या ऐसा कोई पुस्तक बाजार में उपलब्ध नहीं है। एक विषय के रूप में क्या छत्तीसगढ़ की राजव्यवस्था और प्रशासन और स्थानीय निकाय से संबंधित भी क्या कोई विषय हो सकता है? क्या हम इस बात कुछ सोचें? क्योंकि जब भारत के जो है राजव्यवस्था और संविधान हो सकता है तो छत्तीसगढ़ की राजव्यवस्था और प्रशासनिक ढांचा क्यों नहीं हो सकता? तो जब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यहाँ का विचारणीय विषय है और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए और इसी वजह से जो है इसके जो सोर्स मटेरियल है मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं हो रहे होते हैं, या फिर अवेलेबल अगर होते भी हैं तो बहुत बिखरे हुए फॉर्म में रहते हैं। इसीलिए मैंने उनको बहुत व्यवस्थित तरीके से जो है एक साथ डेवलप करने के प्रयास किया है कि आपकी वो बातें समझ में आए कि छत्तीसगढ़ की राजव्यवस्था एवं प्रशासनिक ढांचा और स्थानीय निकाय में एग्जैक्टली जो है उनका दायरा क्या है विषय का, उसमें कौन सी बातें सम्मिलित होनी चाहिए और कौन सी बातें सम्मिलित नहीं होना चाहिए। तो हम इसी बातों को समझ करके जो है इसमें मैंने जो है ये अलग अलग जो मोटी जो बातें हैं उनको मैंने यहाँ पर रखा है एक अलग अलग टॉपिक के रूप में। जैसे जब हम छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा और स्थानीय निकाय को जब हम तैयार करने जाएंगे तो सबसे पहले जो है हमारे दिमाग में यही बात कौंधता है कि छत्तीसगढ़ एक राज्य है, तो एक राज्य के रूप में गठन की पूरी जो प्रक्रिया होती है या फिर जो संवैधानिक प्रक्रिया है या फिर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कैसे हुआ, सबसे पहले बातें तो हमें यही समझ में आनी चाहिए। मगर मैं जो है उस राज्य गठन के जो ऐतिहासिक पक्ष है वो उनकी बातें नहीं कह रहा हूं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि भारत के संविधान में किसी राज्य के गठन से संबंधित जो प्रावधान है उसके अनुरूप ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है उनका गठन कब, कैसे और किन प्रक्रियाओं के अंतर्गत हुआ, ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए। तो स्वाभाविक है इसमें जो है वो प्रश्न जरूर हो सकते हैं हमारे लिए कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया, उसके प्रावधानों के अंतर्गत किया गया, तो हमें ध्यान में आना चाहिए। वहां चूंकि गठन से संबंधित प्रावधान जो है नए राज्य की गठन संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 2 में भी है और साथ में अनुच्छेद 3 में है, मगर हमें स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि अनुच्छेद 2 में जो प्रवेश करवाने वाला और स्थापना करने वाला उससे संबंधित नहीं है। हमने यहाँ पर जो है एक राज्य जो अविभाजित राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश, उससे हमने कुछ क्षेत्र को अलग करके एक नए राज्य के रूप में, एक नए राज्य मतलब उनके क्षेत्र को हमने एक क्षेत्र में अंतरित कर दिया। और कौन सा क्षेत्र? छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र था उनको हमने अंतरित करके अलग करके हमने ये राज्य बनाया। तो स्वाभाविक इसके लिए प्रक्रिया है, विधेयक तैयार किए जाते हैं, उस विधेयक को जो है राष्ट्रपति के द्वारा पहले उस संबंधित राज्य को भेज दिया जाता है विचार के लिए, और एक प्रक्रिया है, फिर इसमें विधेयक लाया जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति का अनुमोदन, फिर भारत के राजपत्र में उनका प्रकाशन। तो यही सब बातें उनमें से कभी डेट वगैरह पूछ देते हैं तथ्यात्मक रूप से, तो ये बातें वहां पर है। मगर इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखना है वहां, क्योंकि राज्य की गठन, अब किस राज्य की गठन? मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य की गठन की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है इसमें मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 को अनिवार्य रूप से पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों नहीं पूछे जा सकते? ये हमारे राज्य के गठन से संबंधित अधिनियम है। इसी अधिनियम में ही जो है छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र का विस्तार कितना है, छत्तीसगढ़ के राज्य क्षेत्र का विस्तार कितना है, कितने जिलों को मिलाकर के हमने जो है इस राज्य का निर्माण किया, कितने विकासखंडों को मिलाकर, कितने तहसीलों को मिलाकर, इनमें उनकी जनसंख्या कितनी होगी, इनमें जो है वो जनजातीय समूह, आदिवासी समूह कौन कौन से होंगे, इनका हमारा उच्च न्यायालय क्या होगा, हमारी विधानसभा क्या होंगे, हमारी राज्य की सरकार कैसे होंगे, इस सब का उल्लेख कहां पर है?
इस मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में। तो स्वाभाविक है इनमें कुछ परिभाषाएं हैं उनसे संबंधित, या उनमें कुछ धारा है विशेष रूप से उनसे संबंधित, या फिर उसमें और भी कई बातें हैं। स्वाभाविक है वहां से प्रश्न छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा की परीक्षा में तो अनिवार्यता पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए पहले जो है हमें राज्य गठन के साथ साथ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 को भी अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए। अब उसके बाद जो है दूसरा, इसमें जो दूसरा जो है जो विषय है आपके समझ, दूसरा जो टॉपिक है जो छत्तीसगढ़ की राज्य व्यवस्था और प्रशासन से हमें जो समझ में आने चाहिए वह है, जैसे अब जब भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था को जब भी पढ़ने बैठते हैं, किसी भी विषय किसी भी किताब को अगर खोलेंगे तो सबसे पहले विषय के रूप में क्या मिलता है उनमें, आप बिल्कुल ही ध्यान दिए होंगे। और विषय के पहले टॉपिक रूप में क्या मिलता है उनमें कि भारत के संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यही पहले टॉपिक मिलता है किसी भी किताब में खोल दीजिए और यही बातें हैं मूलभूत रूप से है। तो स्वाभाविक है जब भारत के जो है राज्य व्यवस्था और संविधान का ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब हो सकता है तो क्या छत्तीसगढ़ की राज्य व्यवस्था और प्रशासन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और स्वाभाविक है वहां से प्रश्न बनाए भी जा सकते हैं। तो मैं स्वाभाविक रूप से सबसे पहले तो यही बातें समझ में आना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की राज्य व्यवस्था और प्रशासन का जो है एक क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ छत्तीसगढ़ पॉलिटिकल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये बातें हमें समझ में आने चाहिए और यहां से प्रश्न स्वाभाविक रूप से बनाए जाते हैं और बनाए जाते रहेंगे। अब महत्वपूर्ण ये है कि क्या ये बातें आपको जो है ये समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ की राज्य व्यवस्था और प्रशासन का कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? तो बिल्कुल है। कैसे? अब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है अगर मिडाइवल फेस से अगर देखें तो हम इतिहास की बातें नहीं पढ़ रहे हैं, पहले स्पष्ट कर चुका हूं मैं। तो कलचुरी प्रशासन पढ़ने की हमें आवश्यकता यहां पर नहीं है। हमें मराठा शासन के अंतर्गत शासन व्यवस्था कैसे था, उस समय की खालसा क्षेत्र में कैसा था, और साथ में जो करद राज्य क्षेत्र में कैसा था, हम इसके बारे में बातें भी नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हमें जो बातें करनी है जिसमें जब आधुनिक प्रशासन और प्रशासन की व्यवस्था जो है भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ में जब वहां परिवर्तित हुए, जानते हैं आप ये जो है आधुनिक शासन और प्रशासन की व्यवस्था जो है ये ब्रिटिश एरा में, तो स्वाभाविक है हमें कम से कम तब से जब छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश जो अधिपत्य राज्य क्षेत्र भारत में जो हुआ करता था उसमें जब विलय हुआ मीन्स 1854 से, उसके बाद से जो है छत्तीसगढ़ में भी जो है उसके बाद से ही छत्तीसगढ़ में जो आधुनिक हमारी जो शासन की व्यवस्था है और जो प्रशासन की व्यवस्था है वहीं से जो है डेवलप होना शुरू हुआ। तो हमें यह बातें समझ में आना चाहिए कि 1854 में छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या प्रशासन के दृष्टिकोण से ऐसा क्या किया, क्या उस समय हमने आधुनिक तहसील व्यवस्था की स्थापना किया उस पुराने परगने या फिर जो भी और था हमारे पास में उनके स्थान पर। उसके बाद अब जानते हैं इनमें कि उसी समय तहसील व्यवस्था की स्थापना की और 3 नए तहसील बनाए थे। तो सभाई की प्रश्न ये अनिवार्यता पूछा जाना चाहिए आयोग के द्वारा, या पूछे जाते हैं कि सबसे पहली 3 तहसील जो निर्माण किया गया 1854 में जिनको 55 में परिवर्तित करवाया गया था वो कौन कौन सी 3 तहसील है, प्रश्न पूछे गए हैं। अब जानते हैं आयोग के द्वारा यहां तो स्वाभाविक है अब ये 1956-57 के क्रम में भी तहसील बनाया गया, यहां भी हो सकता है, या फिर उसके बाद अगर देखें 1861 में जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है जब पूरे भारत में जो है प्रशासनिक पुनर्गठन शासन और प्रशासन में पुनर्गठन किया जा रहा था तो उसी प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ में भी जो है शासकीय स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर पुनर्गठन किए जा रहे हैं। तो इसी क्रम में जो है छत्तीसगढ़ में जो है जिलों का निर्माण, क्योंकि इसके पहले आधुनिक जो कोई हमारे पास में जिला डिस्ट्रिक्ट टर्म्स था ही नहीं एग्जैक्टली अगर देखा जाए, तो इसके पहले जो है उस मराठा काल में जो है जो प्रचलन में हुआ करता था जिनको बोलते जिले, केवल छत्तीसगढ़ जिले हुआ करता था हमारे पास में, छत्तीसगढ़ जिले हुआ करता था। मगर छत्तीसगढ़ जिले के स्थान पर 1861 में जो है इस तरफ रायपुर डिस्ट्रिक्ट आधुनिक जिला और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट
ऐसे करके हमने जिले व्यवस्था, मगर साथ में भी जानते हैं कि 62 में संभागीय व्यवस्था भी हमने लागू कर दिया, डिविजनल सिस्टम। कहने का मतलब ये बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं कि कैसे छत्तीसगढ़ के प्रशासन का इतिहास रहा है। ये तो मैंने सामान्य प्रशासन की बात कही, मगर इसी में राजस्व प्रशासन भी है, कृषि प्रशासन भी है, पुलिस प्रशासन भी है, न्याय प्रशासन भी है और भी कई है। तो यह है छत्तीसगढ़ की राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहां तक आएगा हमारे पास में, मीन्स 2000 तक। 1 नवंबर 2000 से पहले वो सब के सब हमारा क्या रह गया, इतिहास। उसके बाद हमने बनाया अपने हिसाब से प्रशासन की व्यवस्था, जिसमें जानते हैं अब वर्तमान में जो है बहुत सारे हमारे पास में इकाइयां हैं, व्यवस्था है, यहां बातें है। अब उसके बाद जो है तीसरी जो बातें हैं इसमें, इसके बाद जो है जो तीसरी बातें हैं वहां है, तीसरा जो खंड है वहां है, इसमें तीसरा जो है जो टॉपिक है हमारे पास में वह है कि राज्य की राज्य व्यवस्था का जो स्वरूप और सरकार की प्रणाली छत्तीसगढ़ में क्या है, ये हमें जानना चाहिए। जब भी हम छत्तीसगढ़ की राज्य व्यवस्था और प्रशासन के उस विषय के रूप में अगर समझने के प्रयास करेंगे, जहां प्रश्न बनते हैं, तो स्वाभाविक है हमें जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य की राज्य व्यवस्था किस प्रकार की है, उस राज्य व्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार की है, यहां सरकार की किस प्रकार की व्यवस्था है। तो स्वाभाविक है छत्तीसगढ़ की राज्य व्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार का है। ये भारत में जो राज्यों का संघ की जो व्यवस्था है उसमें एक राज्य है। भारत में राज्यों के द्वारा राज्यों की जो संघ है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का जो संघ है, उस राज्यों में से एक राज्य वो क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य है। इससे मिलकर के, इससे ही राज्यों को, इन राज्यों को मिलाकर के या फिर इन राज्यों को मिलाकर के जो है राज्यों को हमने क्या है एक पहले संघ बनाए, फिर हमने इस तरह से राज्य एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में बनाए हुए हैं। तो संघ ने ये राज्य बनाया है स्वाभाविक रूप से। तो समझ में आनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है एक परिसंघीय व्यवस्था के अंतर्गत काम करते हैं, जिनमें एक तरफ संघ है और दूसरा हमारा एक राज्य के रूप में, मतलब फेडरल सिस्टम हमें समझ में आना चाहिए। क्योंकि हम प्रशासन में जा रहे हैं तो स्वाभाविक से कई मामले से कई बातें कभी आते हैं, जैसे कभी जो है हाल ही में छत्तीसगढ़ में जो है केंद्रीय वित्त आयोग का जो है यहाँ पर आगमन हुआ है और वो छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, इनकी जो वित्तीय स्थिति किस प्रकार की है और यहाँ पर विकास का भी क्या स्तर है और क्या संभावनाएं हैं, जिनके बेसिस पर आगे जो है एडवाइस किया जा सके। तो स्वाभाविक है ये बातें ऐसे बहुत महत्वपूर्ण है। संघ और राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य और केंद्र सरकार दोनों में संबंध, क्योंकि संबंध अच्छे रहेंगे तो हमें अधिक मात्रा में वित्त भी मिलेगा, यहाँ भी हो सकता है बड़ी बड़ी परियोजनाएं में मिलेंगे, यहाँ भी हो सकता है। तो हमें उन बातों को समझना है। और दूसरी जो बातें हैं इसी में जुड़ी हुई वहां है सरकार की प्रणाली। राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में किस प्रकार की सरकार की प्रणाली है, सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो किस प्रकार की है। जानते हैं भारत में जो है और साथ में राज्यों में भी जो सरकार की जो प्रणाली है हमारा वो कैसा है, संसदीय सरकार का है। और संसदीय सरकार में आप जानते हैं कि एक संवैधानिक प्रधान होता है, राज्य का जो राज्य प्रमुख के रूप में राज्यपाल हमारा संवैधानिक प्रधान, और साथ में वास्तविक प्रधान। वास्तविक प्रधान मतलब कौन, पूरा मंत्री परिषद, जिनमें प्रमुख कौन है, मुख्यमंत्री। तो स्वाभाविक है ये मुख्यमंत्री जो है, ये जो मंत्री परिषद स्वाभाविक रूप से जो है, स्वाभाविक रूप से सामूहिक रूप से जो है यहाँ विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। और क्यों होंगे, क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है संसदीय सरकार की व्यवस्था है। इसी वजह से ये मतलब ये है कि ये मुख्यमंत्री और जो उनका मंत्री परिषद है ये पूरे के पूरे जो है छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति ही जवाबदेह है। ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए। यह हुआ तीसरी एक टॉपिक के रूप में इस छत्तीसगढ़ की जो है राज्य व्यवस्था और प्रशासन से संबंधित। उसके बाद जो चौथी बातें ले रहा हूं मैं वह है राज्य की शासन और प्रशासन से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि स्वाभाविक है अब छत्तीसगढ़ में रहे या किसी राज्य में रहे, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यहां भारत में क्या है, भारत में क्या है, संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है। तो स्वाभाविक है कोई भी राज्य, यहां तक कि संघ भी, राष्ट्रपति भी
उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूरी संघ की सरकार, राज्य की सरकार और हर एक व्यक्ति, ये पूरे के पूरे जो है ये संविधान के भीतर ही वहां अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, उसी के दायरे में रहकर ही काम करते हैं। तो स्वाभाविक है जब हमें एक राज्य के रूप में कार्य करना है, एक राज्य के प्रशासक के रूप में हमें काम करना है, तो स्वाभाविक रूप से जो है हमें वो संविधान में, भारत के संविधान में ऐसा क्या प्रावधान है जो राज्य के शासन और प्रशासन से संबंधित है। क्योंकि राज्य का अपना कोई विशेष संविधान है ही नहीं हमारे पास में, यही संविधान है हमारा। तो इसमें स्वाभाविक रूप से जो है जो भाग 6 है संविधान के, जिनका संबंध जो है राज्य शासन की व्यवस्था से है, तो उसमें हमें बातें समझ में आनी चाहिए। तो स्वाभाविक है उसमें अगर कार्यपालिका से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है, मीन्स राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान हो, चाहे मंत्रिपरिषद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान हो, मुख्यमंत्री संबंधित संवैधानिक प्रावधान हो, या फिर वहां राज्य का जो महाधिवक्ता है उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान हो, या फिर मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है उनको लेकर के हो, या फिर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली किस प्रकार की होगी, राज्य के काम करने की प्रणाली अपनी किस प्रकार की होगी, राज्यपाल जो है वहां मंत्रालयों का गठन किस प्रकार से करेंगे और वहां उन मंत्रालयों को गठन करके जो है किसको और किस तरह से वहां पुनः आवंटन करेंगे। तो ये बातें हमें समझ में आने चाहिए। तो स्वाभाविक है यहां से प्रश्न बनते रहे हैं और आगे भविष्य में भी ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो मैंने इसमें छत्तीसगढ़ की राज्य व्यवस्था प्रशासन संबंधित मैंने 4 टॉपिक जो आपको दृष्टिकोण के रूप में आपको सोचने के लिए कि ये विषय हो, ये टॉपिक हो सकते हैं इस विषय में, कि मैंने पहले क्या लिया, राज्य के गठन से संबंधित बातें हैं, फिर इसी मैंने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की बातें भी साथ में सम्मिलित किया। उसके बाद फिर मैंने दूसरी बात इसमें जो इंक्लूड किया वहां था राज्य की राज्य व्यवस्था और प्रशासन का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़। तीसरी बातें जो मैंने इसमें जो बता रहा है वहां है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो व्यवस्था है, छत्तीसगढ़ राज्य व्यवस्था का उनका स्वरूप कैसा है और यहाँ पर सरकार की किस प्रकार की प्रणाली है, यहाँ बातें इसमें होनी चाहिए। चौथी बातें इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण जो बताया मैंने वहां है कि राज्य की शासन और प्रशासन से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है वहां क्या है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक हुए इस विषय के अंतर्गत जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब इसमें अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम इसमें वह जो अगला टॉपिक है वह है राज्य की कार्यपालिका से संबंधित। राज्य की कार्यपालिका में स्वाभाविक ही से प्रश्न यहां भी पूछा जा सकता है, मुख्य परीक्षण पूछे जाते ही हैं कि कार्यपालिका के संगठन को समझाइए, कार्यपालिका के संगठन को समझाइए। तो स्वाभाविक सबसे पहले तो यही प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्य की कार्यपालिका संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान कहां पर है, कौन कौन सा अनुच्छेद है, किस भाग में है, राज्यपाल के संबंधित जो है अनुच्छेद कौन सा है, क्या राज्यपाल को जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्यों बना दिया गया, क्या उनकी जो है कोई निर्वाचन की संभावना हो सकती थी, मगर वैसा नहीं है, क्यों ऐसा किया गया। ठीक है, वही बातें। या फिर राज्यपाल है तो राज्यपाल से संबंधित पूरे संवैधानिक प्रावधान, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्य में निहित कर दिया गया, मगर राज्यपाल जो है वहां या तो स्वयं काम कर सकते हैं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से काम कर सकते हैं। तो वहां बातें इसमें हमें आने चाहिए। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए किस अनुच्छेद में जो है मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान कर दिया गया है, या फिर किस अनुच्छेद में जो है राज्यपाल का वैवेयिक शक्ति और वैवेकिक शक्ति में कौन कौन से सम्मिलित होंगे, यहां स्वाभाविक है हमें समझ में आने चाहिए। या फिर राष्ट्रपति को कोई वैवेकिक शक्ति जो है विवेक की शक्ति हमने नहीं दिया तो राज्यपाल को ऐसी क्या आन पड़ी कि संविधान निर्माताओं ने जो है उनको विवेक से निर्णय लेने की जो है शक्ति दे दिया। ये बातें हमें समझ में आना चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी और साथ में मुख्य परीक्षा के लिए भी। तो सभाई की सबसे पहली बात तो यही है कि वे राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। और कार्यपालिका मतलब यहां हुआ कि आप राजनीतिक कार्यपालिका भी आपको समझने होंगे और साथ में जो प्रशासनिक कार्यपालिका है यहीं पर आएगा राज्य की प्रशासनिक ढांचा। तो राज्य की जो है कार्यपालिका में जो है अगर उनके
स्वरूप में या फिर संरचना भी अगर देखेंगे तो फिर वहां रणनीतिक कार्यपालिका जो अस्थायी होता है, वो पूरी बातें जिनमें राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता और मुख्य संवैधानिक रूप से ये, अब उसके बाद फिर जो है इसमें प्रभारी सचिव और ये बहुत सारे मंत्रिमंडलीय समिति, ये बातें भी समझ में आनी चाहिए। तो राज्य की कार्यपालिका से संबंधित जो संविधान में जो लेख रखा है उसमें कौन कौन सम्मिलित है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद है और महाधिवक्ता। ये राज्य की कार्यपालिका में संवैधानिक रूप से इनका उल्लेख किया गया है। ये मगर अब जानते हैं प्रभारी सचिव बना दिए जाते हैं एक मंत्री के रूप में, प्रभारी मंत्री की सहायता के रूप में। आजकल जिला जो सचिव बनाने का भी इस प्रकार से परंपरा बन गया है। तो यहां से भी जो है ऐसे जो है प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाएगा? या फिर प्रभारी मंत्री है, इसमें बनाए जाते हैं ये, तो उनको जो है प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव बनाए जाते हैं, तो उनको कौन शपथ दिलाएंगे? या फिर ये मंत्रिपरिषद के जो मंत्री है उनके वेतन कौन निर्धारित करेगा? वेतन कितना है ये तो समानतः नहीं पूछे जा सकते हैं, पूछे जा भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मगर मुख्य रूप से क्या बातें होती हैं इनमें से कि जो संवैधानिक ये मंत्रिपरिषद है, तो ये मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से अगर मान लो वहां विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? यहां भी पूछा जा सकता है। ये जो अन्य जो मंत्री है वहां राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, तो कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या? ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए। महाधिवक्ता, भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 में जो है राज्य में महाधिवक्ता का वैसे ही प्रावधान है जैसे कि उस तरफ जो है अनुच्छेद 76 में संघ के जो है महान्यायवादी के बारे में प्रावधान है। लगभग दोनों की स्थिति जो है, दोनों का कार्य लगभग सेम है, और संघ और राज्य के संदर्भ में अगर देखें तो दोनों स्थिति लगभग इक्वल प्रकार की है। एक तरफ राष्ट्रपति के द्वारा है, एक तरफ राज्यपाल के द्वारा है, दोनों प्रसाद पर्यंत वाला प्रावधान है। तो यहाँ पर कई बार मैं प्रसाद पर्यंत की जब बातें कह रहा हूं तो स्वाभाविक आपके दिमाग में प्रश्न आने चाहिए कि इस प्रसाद पर्यंत का मतलब आखिर क्या होता है। प्रश्न यहां से बनाए जा सकते हैं। ये सब कार्यपालिका से संबंधित है। कार्यपालिका जो है कई अलग अलग जो है समितियों का गठन भी करता है। समितियों का गठन और प्रकार से समझ में हमें आने चाहिए। अब उसके बाद इसी से संबंधित दूसरा जो महत्वपूर्ण है, जो इस कार्यपालिका का ही हिस्सा है एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो, कि ये स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा है। तो आपको पहली बात तो यही समझ में आनी चाहिए कि स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका एग्जैक्टली होता क्या है। अब छत्तीसगढ़ की हम प्रशासनिक ढांचे की बात करें जो स्थायी कार्यपालिका है, क्योंकि ये जो अस्थायी जो कार्यपालिका जो राजनीतिक होते हैं तो 5 साल के लिए बस उसमें आते हैं और 5 साल बाद में जा भी सकते हैं पूरी तरह से, ये फिर से नए चुन करके आएंगे। तो ये क्या है, एक जो प्रशासन में जो है स्थायित्व और निरंतरता जो है ये राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा नहीं होता है। यहां स्थायी कार्यपालिका जिसमें आप जाने की बात करें, जिसमें अपॉइंट होंगे और आप जो है इस कार्यपालिका को स्थायी रूप देंगे, आप उस प्रशासक किससे उस हिस्से में जाने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार की है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़, उसमें पहले बता चुका हूं मैं कि इसके 3 स्तर के हमारे पास में ढांचा होता है। ये ठीक 3 स्तर की ढांचा हमारे पास में है, जिनमें राज्य के प्रशासन, जिला का प्रशासन और स्थानीय प्रशासन, मतलब स्पष्ट रूप से मैं समझ में आना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जो प्रशासनिक ढांचा है उस प्रशासनिक ढांचा त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय है। पहले स्तर राज्य की प्रशासन, राज्य स्तर की प्रशासन, दूसरा उसमें जिला स्तर की प्रशासन, जिला प्रशासन, और तीसरा स्थानीय स्तर की प्रशासन, स्थानीय प्रशासन। ये बातें हमें समझ में तो सबसे पहले आनी चाहिए। उसके बाद राज्य की प्रशासन में, राज्य स्तर के प्रशासन में वहां व्यवस्था किस प्रकार की बनी है, उसमें पूरी उस ढांचा में वो उनका ऐसे क्षैतिज विस्तार किस प्रकार का है और लंबवत विस्तार किस प्रकार की, ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए। क्षैतिज और लंबवत कहने का मतलब यहां हुआ जैसे कि यहां पर तो ठीक है हमारे पास में मुख्य सचिव है, यहां पर हमारे पास में मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी है,
ठीक है, चीफ सेक्रेटरी है। इसके बाद फिर इसमें और प्रधान सचिव भी ले लेंगे आप, इसमें प्रधान सचिव, ये भी एक दिन बस एक संकेत करने के लिए ले रहा हूं मैं, और उसके बाद हम तो आगे बढ़ जा रहे हैं यहां से। चलो मैंने एक सचिव को ले लिया यहां समझने के लिए, मगर सचिव जो है बेसिकली कोई एक विभाग का होगा। ऐसी और भी कई विभाग है, ऐसी और भी कई विभाग है, ऐसी और भी कई विभाग है। कहने का मतलब ये हुआ कि मुख्य सचिव तो ठीक एक अकेले, प्रधान सचिव भी ठीक एक अकेले, हालांकि इसमें अधीनस्थ और कई अलग अलग है, मगर इसके बाद से पूरी हमारी ढांचा क्या है, ऐसे क्षैतिज रूप में बढ़ जा रही है। तो इस सचिव के नीचे भी और अपर या फिर और नीचे, ठीक इस तरह से भी यहां पर अलग विभाग का सचिव ऐसे, और साथ में अलग अलग विभाग है। तो स्वाभाविक है हमारे प्रशासन का ढांचा कैसे आएगा, राज्य स्तर में मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, बीच में और भी अधिकारी है, उनको एस्केप कर जा रहा हूं मैं। फिर इसमें सचिव में विभाग के सचिव, वित्त विभाग के सचिव, नगरीय विभाग के सचिव, संस्कृति विभाग के सचिव, कृषि विभाग के सचिव, साथ में जो है विधि और विधायी विभाग के सचिव, संसदीय विभाग के सचिव, ठीक है, कृषि विभाग के सचिव, ग्रामीण और पंचायत विभाग के सचिव, सुशासन और अभिसरण विभाग के सचिव, ऐसे कई अलग अलग। स्वाभाविक है राजस्व विभाग है, तो उसमें तो अगर हम बात करेंगे जब उसमें, तो स्वाभाविक है ये सब किसकी बात कर रहा हूं, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, और उसके बाद सचिव के पूरे नियंत्रण में अलग अलग विभाग की व्यवस्था। मीन्स एक सचिव हो गया, फिर उसमें नीचे विभाग का जो है व्यवस्था। तो राजस्व प्रशासन, कृषि प्रशासन, राजस्व प्रशासन, कृषि प्रशासन, पुलिस प्रशासन, न्याय प्रशासन, ग्रामीण विकास के प्रशासन, ऐसे पूरी हमारी एक ढांचा है जो किस स्तर की है, राज्य स्तर की है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। यह फिर वहां से जो निचली स्तर जब आएंगे हम निचली स्तर में, तो वो तो राज्य स्तर प्रशासन हो गया। फिर किसकी बातें आती है, जिले स्तर की प्रशासन होती है। जिले स्तर जानते हैं, जिले स्तर में जो है आप जानते हैं कि कछुआ के जैसा बैठा हुआ है, वहां पर कौन होता है, कलेक्टर, आईएएस, और पूरी जो है भार इस पूरे हाथीनुमा जो है उस डिस्ट्रिक्ट का एक कछुए के ऐसा ऊपर रख दिया गया है, ऐसा भार प्रतीत होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री भी आएंगे तो सबसे पहले किसके पास जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे। मुख्यमंत्री भी आएंगे, सबसे पहले किस पर जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे। अगर कोई न्यायालय से संबंधित बातें आए तो मुख्य बातें कौन है, कलेक्टर जिला दंडाधिकारी के रूप में है। आपदा प्रबंधन हो गया तो भी जो है आपदा का मोचन करने वाला सबसे प्राधिकारी, तो जो डिस्ट्रिक्ट जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो कमेटी अथॉरिटी होती है उसके हेड ही वहां होते हैं। इसके लिए भी है जैव वित्त संरक्षण के लिए डिस्ट्रिक्ट स्तर में जो अथॉरिटी, उनके भी हेड होते हैं। ऐसे कई बड़े बड़े जो है कार्य जो है वो डिस्ट्रिक्ट में जो है कलेक्टर अलग अलग प्रकार की भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसीलिए मुख्य परीक्षा प्रश्न पूछा जाता है कि जिले कलेक्टर की क्या भूमिका होती है, भूमिका क्या है, क्या रोल प्ले करता है वहां, ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए। तो इस तरह से जो है अब साथ में, अब वो तो कलेक्टर की बात किया मैंने उसमें, मगर डिस्ट्रिक्ट में ही जो है पूरे अलग अलग विभाग की व्यवस्था है, यहां भी विभागीय व्यवस्था है, ये बातें भी हमें समझ में आनी चाहिए। वो मगर सब में जितने भी विभाग होते हैं उसमें अलग अलग विभाग के अधिकारी होते हैं, और स्वाभाविक है वही अधिकारी ही जिनको हम जो है डिप्टी कलेक्टर कहते हैं, जिनको हम डिप्टी कलेक्टर करते हैं, जिनके बारे में आप तैयारी भी कर ही रहे हैं। तो स्वाभाविक है डिस्ट्रिक्ट में जो है कलेक्टर के अधीन रह करके जो है अब वहां पर प्रशासन की गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे होते हैं। ठीक, विभाग होते हैं, ये क्या है, जिला स्तर की। वैसे जो है स्थानीय प्रशासन की बात नहीं, स्थानीय प्रशासन में आप जानते हैं इसमें ग्रामीण स्तर की है और नगरीय स्तर की है। अब जो कुछ और तथ्यात्मक रूप से अगर प्रश्न कभी पूछे जाते हैं, अगर मान लो, तो वहां होता है इकाइयों से, पहले जो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते थे कि इसमें रायपुर जिले की स्थापना कब किया गया था, बिलासपुर जिले की स्थापना कब किया गया, मगर आजकल इस प्रकार से प्रश्न पीएससी में जो है उतना ना तो अब रुचि नहीं ले रहे हैं। तो स्वाभाविक है अगर हमें भी यहाँ बातें अब उतना समझ में आनी चाहिए कि बिल्कुल तथ्यात्मक ना होकर थोड़ा सा अब जो है तत्व अगर है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मगर हमें समझ में आनी चाहिए कि इसमें संभाग होता है, जिला होता है, विकास खंड होता है, तहसील होता है,
हमें यहाँ समझ में आना चाहिए कि राजस्व निरीक्षक का क्षेत्र होता है, पटवारी हल का क्षेत्र होता है, ये सब बातें हमें समझ में आनी चाहिए। पंचायत में सचिव होता है, रोजगार सहायक होता है, उसमें जिला में फिर उसमें सीओ होता है, ठीक है, फिर जनपद स्तर में, फिर जिले स्तर में, ये सब बातें हमें समझ में आनी चाहिए। उसके बाद अगला जो विषय के रूप में है, जो इस छत्तीसगढ़ की राज्य व्यवस्था और प्रशासन संबंधित हिस्से में होने चाहिए, वह है राज्य का विधान मंडल। स्वाभाविक है, इससे प्रश्न अनिवार्यतः पूछे जाने की संभावना बनती है, और इस बार की तैयारी में तो विशेष हमें ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अभी जो है नई जो सष्टम जो विधानसभा है उनका गठन हुआ है हालिया कुछ समय पहले, तो स्वाभाविक है यहाँ पर प्रश्न या तो हो सकता है, वहां जब विधानसभा गठन हो रहा था उस समय हमें जो सामयिक निशंस प्रोटेम जो स्पीकर हम जो बना रखे थे उससे प्रश्न पूछ सकते हैं, अभी नए विधानसभा अध्यक्ष किसको बनाया गया है उसको पूछ सकते हैं, या फिर कितने नंबर का विधानसभा अध्यक्ष है वहां, कब इस विधानसभा का सष्टम विधानसभा इनका गठन ही कब किया गया, प्रश्न यहां भी पूछा जा सकता है। या फिर जो है और इनसे संबंधित संवैधानिक जो प्रावधान हैं आर्टिकल 168 के बाद से संबंधित ये प्रावधान कहां कहां पर है, ये बातें पूछ सकते हैं। विधानसभा, तो विधानसभा की संरचना क्या होती है, ठीक है, उसमें जो हमारे पास विधान परिषद नहीं है छत्तीसगढ़ में, तो हमने अभी तक विधान परिषद क्यों नहीं बनाए हमने, या फिर क्या विधान परिषद बनाने का अधिकार हमें है, या अगर मान लो ये अधिकार अगर हमें नहीं है तो ये अधिकार किसको प्राप्त है, और ये अधिकार यदि संसद को प्राप्त कर संसद को दे रखा है संविधान ने, तो संसद को ही क्यों दिया, ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए। तो इसके अंदर का जो है विधानसभा और समितियां, क्योंकि हमारे यहाँ एक सदनी व्यवस्था है तो हमें ये बातें समझ में आनी चाहिए। उसके बाद फिर तीसरी इसमें जो अगला जो टॉपिक हो सकता है इसमें, जो मैंने आपके सामने रख रखा है कि यहाँ पर बिल्कुल सम्मिलित में होना चाहिए, वहां है छत्तीसगढ़ में न्यायपालिका। छत्तीसगढ़ में न्यायपालिका, हम राज्य की विधायिका की पहले बात किए, फिर छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा और राज्य की कार्यपालिका। तो कार्यपालिका दोनों बेसिकली कार्यपालिका हो गया, फिर ये विधायिका हो गया, फिर ये न्यायपालिका। तो स्वाभाविक है छत्तीसगढ़ में न्यायपालिका में, छत्तीसगढ़ की न्यायपालिका में जो सर्वोच्च जो हमारे लिए न्यायालय है वो तो उच्च न्यायालय ही है। उस न्यायालय का नाम क्या है, तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। तो इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान 214 में क्या है, 215 में क्या है, 17 में क्या है, 18, 19, 20, ये सब बातें हमें समझ में आनी चाहिए। उस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ एक अधीनस्थ न्यायालय भी होता है हमारे यहाँ, तो जिले स्तर में होती है, उसमें जिला न्यायालय होता है, एक सत्र न्यायालय होता है, जिला दंडाधिकारी होते हैं, जिला सत्र न्यायाधीश होते हैं। तो ये अलग अलग जो न्यायाधीश अब किस किस प्रकार से इनकी नियुक्ति, इनकी प्रमोशन कैसे, यहां से प्रश्न, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, प्रश्न पूछे गए हैं ये, तो यहां जो है इस प्रकार से न्यायालय से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही थोड़ी सबसे लास्ट तरफ सेगमेंट में हम चल रहे हैं, वहां है छत्तीसगढ़ में स्वाभाविक है, हम छत्तीसगढ़ की पेट्रोल बात कर रहे हैं, मगर यहां हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा, भारत संघ का हिस्सा, और भारत संघ के हिस्सा होने के नाते जो है संघ की जो विधायिका मीन्स आर्टिकल 79 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति और साथ में 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, वो संघ की जो विधायिका है वह तो स्वाभाविक है छत्तीसगढ़ का भी उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए, स्वाभाविक है। लोकसभा में भी है और साथ में राज्यसभा में है। लोकसभा में जो है हमारे यहाँ जो है 11 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ में जो है 11 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। वो 11 जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है जिसके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इस प्रकार से है, जो एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, ये बातें हमें समझ में आना चाहिए। और अभी जो है वहां जो है लास्टली 2002 में जब जो परिसीमन हुआ था उनके अकॉर्डिंग जो है जब 2008 में जब लागू कर दिए हमने, उस समय से 11 है उनके क्षेत्र विस्तार, उस प्रादेशिक जो संसदीय क्षेत्र है हमारा, संसदीय प्रादेशिक जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका भी ये दायरा है वर्तमान जो जानते हैं आप। मगर आप जानते हैं ये भी कि अब आगे करीब 2028-29 में जो है फिर से या उसके पहले जो है परिसीमन किया जाना है। तो स्वाभाविक ये संसदीय क्षेत्र एकल सदस्यीय है,
और साथ में इसके संसदीय जो प्रादेशिक क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है, इसमें बदलाव किस प्रकार से आते हैं, ये प्रक्रिया बिल्कुल हमें ध्यान में रखना चाहिए। भविष्य के ये प्रश्न हमारे लिए पूछे जा सकते हैं। तो स्वाभाविक है छत्तीसगढ़ में लोकसभा सदस्य, अब उसमें छत्तीसगढ़ के लोकसभा में कौन कौन यहाँ पर से गए, चुनकर गए हैं, ये ऐसे समानता पूछे तो जाते नहीं है, मगर हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात है राज्यसभा में, तो छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ से जो है राज्यसभा में जो सीटों का उल्लेख जो है हमें समझ में आने चाहिए कि वहां चौथे अनुसूची में लिख रखा है। अब उसमें जो लिख रखा है कि छत्तीसगढ़ में जो है वहां हमारे पास में 5 ये जो है माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में जो है लोकसभा और राज्यसभा ये बातें हमारे पास में हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये मुख्य बातें हैं जहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब इसमें चूंकि राज्य है तो उसमें छत्तीसगढ़ राज्य और साथ में जो पड़ोसी कुछ राज्य है, ये कह सकते हैं अंतरराज्यीय कुछ बातें पूछी जा सकते हैं। साथ में वो क्षेत्रीय जो परिषद होती हैं, जानते हैं क्षेत्रीय परिषद मध्य क्षेत्रीय परिषद है, इसमें भी छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका है, यहां भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद जो है अगला जो हिस्सा जो है इसका जो है इस छत्तीसगढ़ की राज्य व्यवस्था और प्रशासन का वह है इसमें छत्तीसगढ़ में स्थानीय शासन एवं पंचायती राज व्यवस्था। तो पहले तो यही संकल्पना हमें समझ में आनी चाहिए कि स्थानीय शासन की व्यवस्था क्या है। भारत के संविधान में इसको एक गांधीवादी विचार के रूप में जो है ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने जो है अनुच्छेद 40 में स्थान दिया है। और अनुच्छेद 40 जानते हैं कि यह राज्य की नीति की निर्देशक तत्व वाले खंड से है, उस तत्व वाले खंड से है जिनको जो है अनुच्छेद 37 के अंतर्गत जो है संविधान ने इनको देश के शासन के लिए मूलभूत बताया है। इसी वजह से जो है 2 अक्टूबर 1959 को जो है नागौर में राजस्थान के पंचायती राज व्यवस्था की भारत में पहले शुरुआत हुआ था। हालांकि छत्तीसगढ़ में जो है आधुनिक जो व्यवस्था है इनकी शुरुआत जो है 1993 में, तब जब हमने 73rd अमेंडमेंट करके हमने संविधान में स्थानीय निकाय का जो हिस्सा संवैधानिकरण करके और उसके बाद हम जो है एक बिल्कुल व्यवस्थित प्रकार से संविधान के दायरे में जो प्रदान किया गया था उसके अनुरूप हमने छत्तीसगढ़ में स्थानीय शासन की व्यवस्था को लागू किया। तो वो संवैधानिक प्रधान तो समझ में आने ही चाहिए, और वहां जो है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का खंड है वो एक अलग विषय हो गया। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, भाग 9 की बात कर रहा हूं मैं, जिनमें उस पंचायतों के बारे में बात रखकर रखे हैं हमने, तीनों स्तरों की है, वो भारत के संविधान की बात करो। मगर यहां पर मैं इस विशेष रूप से किसकी बात कर रहा हूं, मैं छत्तीसगढ़ में स्थानीय शासन की व्यवस्था। अब जानते हैं कि संविधान ने जो है राज्यों को अधिकार दे रखा है। ये जो स्थानीय शासन की जो व्यवस्था है वहां राज्य सूची का विषय है। राज्यों को यहां प्राधिकार दे रखा है कि वहां एक विधि बनाए और उस विधि में इन स्थानीय निकायों को इतनी शक्ति और इतने उनको अधिकार और प्राधिकार प्रदान करे जिससे वहां एक स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में काम कर सके। मतलब शक्ति जो है कौन देगा इन स्थानीय निकायों को, राज्य की सरकार, राज्य की जो शासन है उनके द्वारा, मतलब विधि बना करके। ये कहने का मतलब ये हुआ कि इस स्थानीय शासन की व्यवस्था में जिनकी शक्ति है कम हुई है, किनकी शक्ति कम हुई है, राज्य की, ना कि संघ की। तो छत्तीसगढ़ में जो है हमने एक विधि बनाया, अविभाजित मध्य प्रदेश में विधि था, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 हुआ करता था। बाद में फिर जो है हमने उसी अधिनियम का, उसी के अनुरूप छत्तीसगढ़ पंचायतों का विकास हुआ था। फिर बाद में उसी को हमने जो है 2001 में पंचायती राज छत्तीसगढ़ पंचायती राज अनुकूलन अधिनियम का जो आदेश जारी करके है, हमने जो है 1 नवंबर 2000 से हमने जो है ये पुराने जो मध्य प्रदेश जो पंचायती राज अधिनियम था उनको हमने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के रूप में लागू किया, अनुकूलन कर लिया। ठीक है, मगर अब वर्तमान में उसमें जो कई बार संशोधन भी हुए हैं अलग अलग समय में, और उसमें जो है वर्तमान में जो है हम संशोधन करने के बाद बिल्कुल नए प्रकार के जो है उसमें अधिनियम हमने 2019 में, जिनको पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 कहते हैं, ये लागू है।
तो स्वाभाविक है हमें पंचायत में ग्राम स्तर की जो पंचायत है, जनपद स्तर की जो पंचायत है और जिले स्तर की पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था में समझ में आनी चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था के साथ साथ जो है उसमें ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होता है, साथ में उसमें ग्राम न्यायालय की व्यवस्था तो हमने यहाँ पर नहीं कर रखा है, ये व्यवस्था हमने नहीं की है। मगर ग्राम व्यवस्था, ग्राम सभा किससे मिलकर बनता है, पंच का चुनाव किस प्रकार का होता है, सरपंच का चुनाव किस प्रकार का होता है, ग्राम पंचायत में कौन सम्मिलित होता है और ग्राम सभा में कौन सम्मिलित होता है, ग्राम सभा की शक्ति किस प्रकार की है, ग्राम पंचायत में सरपंच के क्या कार्य और क्या अधिकार है, उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, वो किसको इस्तीफा देंगे, ठीक है। ये बहुत सारी बातें उस ग्राम पंचायत की स्तर में समिति क्या होंगे, कितने समिति हो सकते हैं, और समिति क्या कृषि से संबंधित है या फिर क्या गौठान से संबंधित है, या उसमें कौन कौन सदस्य होंगे, ये सब भी हमारे प्रश्न के लिए प्रश्न के स्रोत हो सकते हैं। यहां तो मैंने किया ग्राम स्तर में, तो साथ में इनको सचिवालय सहयोग भी चाहिए होता है, तो ग्राम सचिव भी होता है, तो प्रशासनिक की बात किया मैंने ये। मगर इसके बाद फिर जो है जनपद पंचायत की जब बात करेंगे तो सबसे पहले वही बात ही आती है, जनपद पंचायत की जो गठन किससे किससे मिलकर किया जाना है, कौन इसके सदस्य होंगे, इसमें अगर सदस्य है तो सदस्य फिर अध्यक्ष कौन, अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, क्या उनका मनोनयन होगा, ये बहुत सारी बातें हैं इसमें जुड़ी हुई। साथ में अगर जनपद पंचायत में, तो जनपद पंचायत को करना क्या होगा, उनके क्या कार्य होंगे, क्या अपने काम को करने के लिए कोई अलग अलग समिति बनाएगा, तो क्या समिति जैसे ग्राम सभा जितना समिति बना रखा था यहाँ पर भी क्या उतने ही समिति होंगे, समिति के सदस्य को उसमें अपॉइंट कौन करेगा, क्या उनका निर्वाचन होगा या फिर क्या उनका नियुक्ति होगा, ठीक। सेम स्थिति जो है जिले स्तर में, जिले स्तर का मतलब क्या हुआ, जिला परिषद, जिला पंचायतों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर जो है जिला पंचायत में सदस्य, जिला पंचायत की उनकी गठन, उनकी स्थापना, उनकी गठन और बहुत सारे बातें इनमें से, उनके बाद उनका जो है उनके जो है कार्य प्रणाली और उनके बहुत सारे कार्य इनमें से ये। उसके बाद फिर और आगे हमने कर रखे हैं कि उसमें जो है प्रधान भी ये भी कर रखे हैं हमने, कॉलोनी के लिए की भी हमने प्रधान कर रखा है, और साथ में उसमें फिर जो है हमने कोष की भी बातें कर रखा है, वैसे फिर आगे इसमें जो है हम जिला बोर्ड की बातें कर रखे हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग प्रकार के ये सब क्या बातें हैं, इस पंचायती राज अधिनियम की बातें कर रहा हूं मैं, जिसमें प्रश्न ये भी पूछ दिया गया है कि इसमें कितने भाग है, कितने खंड है, कितने धारा है, ये सब बातें भी पूछ रखे थे। ये कुछ बेसिक बातें भी हमें समझ में आनी चाहिए। वैसी सेम जो है नगरीय प्रशासन के संदर्भ में, ये भी स्थानीय प्रशासन के हिस्सा है, नगरीय प्रशासन के रूप में ये। अब नगरीय का मतलब ये हुआ, स्वाभाविक छत्तीसगढ़ में जानते हैं कि वर्तमान में लगभग 23% के आसपास, अब थोड़ा सा बढ़ गया होगा, 2011 की जनगणना अगर देखें तो लगभग 23% के आसपास हमारा जो अर्बन पॉपुलेशन है, और हो सकता है अभी थोड़ा सा जो है बढ़ करके जो है 25-26% हो गया हो, ये अलग बातें हैं, अभी आंकड़े से उसको सम्मिलित कर लेंगे। मगर हमें तो कम से कम ये बातें समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में कुछ नगर है, तो स्वाभाविक है उन नगरों के शासन की व्यवस्था कुछ अलग प्रकार की तो होनी चाहिए। भारतीय संविधान में भी इस प्रकार के प्रावधान कर रखा है, और वहां जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था को, नगरों के प्रशासन की जो व्यवस्था है उस प्रशासन की व्यवस्था को क्या बोलते हैं हम, नगरीय प्रशासन की व्यवस्था। ऐसा तुलना तो हमें जो है मौर्य के जो है नगरीय प्रशासन की व्यवस्था से नहीं करना चाहिए, जहां पर अलग अलग प्रकार से कमेटी, 6 कमेटी बना हुआ था, मगर फिर भी हमारे पास भी ऐसा जो है नगरीय प्रशासन की व्यवस्था है। स्वाभाविक है वहां भी त्रिस्तरीय है, जिनमें जो है इस तरफ नगर पंचायतें होते हैं, फिर नगर पालिकाएं होते हैं और नगर निगम होते हैं। ये 3 स्तर है, ठीक है। जो सबसे निचले स्तर पर जो है नगर बन गया है, उनके लिए छोटी छोटी स्तर में हमने किया नगर पंचायतें, और उसका जो संक्रमण के दौर से गुजर रहा है नगर निगम बनने की तरफ, मुख्य नगर बनने की तरफ, उनको हमने नगर पालिकाएं, और उसके बाद जो मुख्य नगर बन चुका है उनको हमने नगर निगम का दर्जा दे रखा है। ये बातें इनमें से तो स्वाभाविक है। अब ये तो हमारे पास में एक प्रशासन करने के लिए हमें कुछ अधिनियम बनाने पड़ेंगे, तो हमने 2 अधिनियम बना रखा है, एक नगर पंचायत, एक नगर, इसमें जो है नगर निगम से संबंधित है, और दूसरा जो अधिनियम है वहां है नगर पंचायत और नगर पालिका से संबंधित। दोनों अधिनियम की बातें हमें समझ में यहाँ पर आनी चाहिए, दोनों अधिनियम की बातें हमें समझ में आनी चाहिए। मगर हमें कोई अधिनियम नहीं पढ़ना होगा, मगर उसके जो मुख्य बातें हैं हमें बिल्कुल जानना चाहिए, जो 1956 का है और एक 1961 का है, ये बातें समझ में आनी चाहिए।
इस पर मैं बहुत अब डिस्कस नहीं करने वाला हूं, मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब दूसरे अलग जो विषय हमारे छत्तीसगढ़ की राज्य व्यवस्था प्रशासन के विषय में जरूर होना चाहिए, हमें जरूर पढ़ना चाहिए उनको। क्यों? क्योंकि वह छत्तीसगढ़ राज्य है और छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर लगभग 81,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, टोटल छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्र अगर देखेंगे तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। और उसमें से अगर मान लो 81,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जिनका प्रशासन, हम जितनी बातें कह रहे हैं वैसे नहीं किया जाना है, वैसे नहीं किया जाना है। अभी तक मैं जितने सारे बातें समझा रहा था आपको प्रशासन के बारे में, वो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वो छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित जो क्षेत्र है, जो शेड्यूल्ड एरिया है, उस क्षेत्र के बाहर वाले एरिया में लागू होगा। मतलब 1,35,191 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है उनमें से अगर हम 81,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जब हटा देंगे तब जो क्षेत्र बचेगा उनके लिए वही प्रशासन की व्यवस्था होगी। मतलब यहां हुआ कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र है, तो सबसे पहली बात तो हमें यही समझ में आना चाहिए कि अनुसूचित क्षेत्र होता क्या है। भारत के संविधान में जो है शेड्यूल्ड एरिया या फिर ये अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र ये है, तो क्यों ऐसा, या फिर भारत के राष्ट्रपति को जो है ऐसा क्यों अधिकार दिया गया कि वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित कर दे, या फिर अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अगर घोषित कर दिया जाता है जैसे कि छत्तीसगढ़ में है हमारे पास में, तो इसमें प्रशासन की व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए? क्या वो सामान्य जो क्षेत्र है उसके जैसा प्रशासन यहां पर नहीं किया जा सकता, या फिर ये हमने अलग किए तो क्यों अलग किए और क्या क्या अलग किए? तो इस अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन की व्यवस्था किस प्रकार की होती है? अब जानते हैं छत्तीसगढ़ में 85 आदिवासी विकास खंड है, हमारे पास में 25 जो है आदिवासी विकास 85 आदिवासी विकास खंड है, माडा है, पैकेट है, ये भी जानते हैं आप इनमें से, ये लघु अंचल है, ये सब बात जानते हैं। तो इसमें हमें स्वाभाविक ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए। अनुच्छेद 244 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है, ये अनुसूचित क्षेत्र को परिभाषित किस प्रकार से क्या है, इनके लिए कोई मापदंड है, ये सब बातें। और इस हमें ये बातें भी समझ में आना चाहिए कि इस अनुसूचित क्षेत्र के विकास के लिए हमने कुछ क्या प्रावधान योजना बना रखा है, जैसे कि प्रधानमंत्री जनमन योजना है, या फिर जो है ट्राइबल सब प्लान है हमारे पास में, पीवीटीजीज के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर जो है कई प्रकार की बातें। तो हमें साथ में ये भी समझ में आना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जो है आदिम और जनजाति विभाग क्या है, किस प्रकार से काम करता है, उस विभाग का प्रशासन किस प्रकार का है, हमें यहां भी समझ में आने चाहिए। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट है इस पूरे छत्तीसगढ़ की राज्य व्यवस्था और प्रशासन से संबंधित, यदि हम इस एक विषय के रूप में अगर समझते हैं, मतलब मेरी एग्जैक्टली जो है मंशा किस प्रकार की बातों को बताने की है, छत्तीसगढ़ की राज्य व्यवस्था और उनकी प्रशासन एक विषय के रूप में इतने टॉपिक्स को हमें जो है अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, जिनमें सबसे लास्ट विषय के रूप में, लास्ट टॉपिक के रूप में वहां है छत्तीसगढ़ की शासन व्यवस्था संबंधित प्रमुख संवैधानिक, विधिक और अन्य कुछ निकाय ये बातें हैं। मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में क्या ऐसी कोई संस्था है जो संवैधानिक संस्था है, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग, ये एक संवैधानिक संस्था है, मगर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग भी है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये विधिक संस्था है। ये बातें समझ में आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो है इस तरफ जो है राज्य निर्वाचन आयोग है संवैधानिक संस्था के रूप में, ठीक है, मगर छत्तीसगढ़ में जो है जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है वहां एक विधिक संस्था है। हमें ये बातें समझ में आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल है, छत्तीसगढ़ वन निगम है। मतलब यह कह रहा हूं मैं एग्जैक्टली कि हमें समझ में आनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो संवैधानिक संस्था है, छत्तीसगढ़ में से कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो विधिक संस्था है, विधि द्वारा स्थापित किया गया, छत्तीसगढ़ में से कौन सी संस्था है जिनको मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित कर दिया। प्रश्न यहां से भी बनाए जा सकते हैं।
यह हुआ इस पूरे सेगमेंट में से जो है इस राजव्यवस्था छत्तीसगढ़ की और प्रशासन से संबंधित यहां से प्रश्न जो है लगातार बने हुए हैं। इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना है। अब थोड़ी सी सबसे लास्टली जो है मैं बस थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट डिस्कस कर दे रहा हूं मैं, इनकी तैयारी किस प्रकार से करें। इसके पहले के लेक्चर में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, इसमें बहुत मैं लंबा समय नहीं लेने वाला हूं। जैसे कि इसमें स्वाभाविक ही आपको पुराने प्रश्नों को देखने पड़ेंगे, प्रश्न बैंक अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद प्रत्येक टॉपिक में संकल्पना है, तथ्य है, उनकी क्या उपयोगिता है, ये बातें भी समझ सकते हैं। उनके बाद इन्हीं प्रश्नों के बेसिस पर जो है आप अपना अभ्यास कर लेंगे। उसके बाद समझ में आ जाएगा कि आप फिर असेसमेंट कर लेंगे, स्वयं का असेसमेंट कर लेंगे। उसके लिए टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास टेस्ट भी दे सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सेल्फ असेसमेंट के लिए। उसके बाद अगर उसमें समस्या अगर समझ में आ गया तो स्वाभाविक उनका समाधान आप खुद कर सकते हैं। अगर तथ्य याद नहीं है तो आप अपने रूटीन में तथ्यों को याद करने के लिए थोड़ा सा समय बढ़ा लेंगे। कंसेप्ट अगर मान लो क्लियर नहीं है तो हो सकता है जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं वहां भी कर सकते हैं, स्वयं से भी आप कर सकते हैं, आप सक्षम अगर हो गए होंगे तो। उसके बाद समस्या अगर समझ में आ गया तो उसके बाद उसके समाधान के लिए आप प्रयास करेंगे। मैंने पिछले के लेक्चर में जो है 5 वाइज टेक्निक बता रखा था कि आपको खुद से 5 बार प्रश्न पूछना है और 5 बार आपको जवाब दे देना है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे मुझे तथ्य याद नहीं होते तो क्यों नहीं आते कि मुझे मैंने सामने समय नहीं दे पा रहा हूं उनको। क्यों समय नहीं दे पाते? तो क्योंकि मेरे पास सिलेबस बहुत ज्यादा है। उसके बाद कहते हैं सिलेबस इतना ज्यादा है तो समय किस प्रकार से मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो कहेंगे कि नहीं सिलेबस बहुत ज्यादा है, उसमें 3 विषय तो ऐसे मुझे समझ में आते ही नहीं है। फिर कहेंगे 3 विषय समझ में क्यों नहीं आते, तो उस पर कहेंगे कि नहीं मेरे एकेडमी मैंने उनको पढ़ा ही नहीं है। तो ओवरऑल में हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, यही मुख्य समस्या है। अगर इस समस्या को अगर थोड़ा सा मैनेज कर लिया जाए, टाइम मैनेज कर लिया जाए तो उस समस्या का समाधान तथ्य याद नहीं हो रहा उनको किया जा सकता है। ऐसे जो है उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया, तथ्य अगर याद नहीं हुए तो फिर से वही प्रोसेस स्वमूल्यांकन का, फिर समस्या पहचानो और फिर से निवारण कर लो। ये इस प्रकार का तरीका होता है। ये तैयारी की चरणबद्ध रणनीति है जो मैंने ऑलरेडी पिछले के लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। इसके बाद सबसे लास्टली जो है छोटा सा है, वह है इस तैयारी का स्रोत। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि पढ़े कहां से, पढ़े कहां से और क्या पढ़े, तैयारी के स्रोत क्या है। अभी तक मैंने पूरी डिस्कस किया। छत्तीसगढ़ इतिहास के बारे में हो सकता है अच्छी किताब उपलब्ध हो आपके पास में, छत्तीसगढ़ भूगोल के बारे में अच्छी किताब उपलब्ध हो, यह भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के बारे में ये तो अपने आप में तर्कपूर्ण एक अलग विषय है, सोचने वाले अलग विषय है। उसके बाद कहेंगे छत्तीसगढ़ की प्रशासन, छत्तीसगढ़ की राजव्यवस्था और प्रशासन से संबंधित किताब कौन से पढ़े, तो यहां भी जो है अपने आप में सोचने वाले विषय हो जाता है। मगर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें जो है ये टॉपिक सम्मिलित होने चाहिए। इन सब बातों को अगर ध्यान में रख करके जो है किसी भी किताब में कुछ बातें अगर दिया हो, किसी दूसरी किताब में कुछ बातें दिया हो, या फिर जो है छत्तीसगढ़ जो डिपार्टमेंटल जो वेबसाइट है वहां से भी इसमें तैयार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है यहां हुई छत्तीसगढ़ की जो प्रशासनिक ढांचा, जो स्थानीय निकाय है, उनकी तैयारी किस प्रकार से करें। छत्तीसगढ़ की राजव्यवस्था और प्रशासनिक जो ढांचा है उनकी पूरी समग्र तैयारी हम किस प्रकार से करें। ऐसे ही जो है मैं आगे और जो आगामी लेक्चर है मेरा उसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास को किस प्रकार से हमें तैयार करना चाहिए। मगर तैयारी का मतलब मैं यहां पर जो है एक सूचना आधारित तैयारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक समझ आधारित तैयारी की बात कर रहा हूं, मैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है स्टडी की बात कर रहा हूं मैं, जिससे आपकी तैयारी जो है बिल्कुल फुल प्रूव्ड हो और आपकी सफलता जो है वहां कोई संदिग्ध ना हो। तो आप तैयारी को जो है ऐसे अंजाम दे कि निश्चित रूप से जो है आप सफल हो। और उस सफलता का मतलब ये नहीं है कि लगातार आप 6 साल 7 साल तक पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में बहुत कुछ करने के लिए और भी है, मगर हमें जितनी जल्दी हो सके इस पीएचडी की तैयारी की पूरी प्रक्रिया को पूरा करके हमें जल्दी से चयन हो जाना है। यही सब बातों को ध्यान रखते हुए कि अगली जो लेक्चर होगा हमारा वह है छत्तीसगढ़ का इतिहास की समग्र रणनीति, इस पर डिस्कस करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।